नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। जो है आज की हमारी पहली क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की जो है आज की हमारी पहली क्लास जो है हो जाती है। तो दोस्तों, हम कल की क्लास की बात करते हैं। 2 मिनट कल की क्लास की चर्चा करेंगे। यानी हमने कल की क्लास में जाना था दोस्तों नवपाषाण काल के बारे में जाना था, और थोड़ा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो है जाना था। यानी हमने कल की क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना था। इसका समय कब से कब तक रहा था, तो 2500 BC से लेकर 1750 BC तक जो है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का समय जो है रहा था। और सिंधु घाटी सभ्यता को अलग अलग नामों से जो है जाना जाता था। जैसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से, और सुमेरियन सभ्यता के नाम से, हड़प्पा सभ्यता के नाम से, और किस नाम से दोस्तों सुमेरियन सभ्यता व सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जो है जाना जाता है। और 1826 में जो है चार्ल्स मेसन के द्वारा जो है पहली बार खोजा गया था। इसके बाद 1856 में कनिंगम के द्वारा जो है सर्वेक्षण यानी सर्वे जो है किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? कनिंगम के द्वारा जो है सर्वे किया गया था। और इसके बाद जो अलेक्जेंडर कनिंगम था, इन्होंने जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जो है स्थापना की थी। यानी इन्हीं को जो है इसका जनक जो है कहा जाता है। सर्वेक्षण विभाग ये होता क्या है? यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिस विभाग के लोगों का काम होता है नए से नए स्थलों को जो है खोजना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? आर्कियोलॉजिकल यानी ASI की स्थापना हुई थी 1861 में जो इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय था दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में। और इसके प्रथम महानिदेशक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंगम थे। लेकिन वर्तमान में कौन है? यदुवीर सिंह रावत हैं। जब चार्ल्स मेसन जो फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, इसके बाद अब शुरू करने वाले हैं हम समाज से। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। और यहाँ से जो है पूजा के साक्ष्य मिले। तो ये लोग जो है किसकी पूजा करते थे? पेड़ की, पशु की, सांप की, मातृ देवी यानी धरती की पूजा जो है उर्वरता की देवी मानकर जो है की जाती थी मातृ देवी के रूप में। और यहाँ से तो स्वास्तिक चिन्ह भी जो है पाया गया है। क्या यहाँ से मंदिर के साक्ष्य मिले सिंधु घाटी सभ्यता से? नहीं, बिल्कुल नहीं मिले मंदिर के साक्ष्य। और यहाँ के लोग जो है व्यापार करते थे, आयात निर्यात यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो है यहाँ के लोग बिजनेस करते थे। और यदि बात की जाए इनका पवित्र पशु कौन था, तो एक कुबड़ वाला बैल जो है इनका पशु था, याद रखेंगे। और ये मीठे में किसका प्रयोग करते थे? मीठे के लिए शहद का प्रयोग जो है करते थे। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और इनकी लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक जो है इनकी लिपि थी। तो लिखना स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट करके। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले सिंधु घाटी कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। कैसी? नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के समाज की यदि बात की जाए, समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक। याद रखें दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था मात्र सत्तात्मक था। यानी घर परिवार में जो है बड़े फैसले लेने का अधिकार जो है माता को होता था सिंधु घाटी सभ्यता के समय। और ये पूजा के साक्ष्य मिले। और ये लोग किसकी पूजा करते थे? पेड़, पशु, सांप, सांप की पूजा करते थे। मातृ देवी, मातृ देवी की पूजा करते थे। यानी धरती की पूजा करते थे। धरती की पूजा उर्वरता की देवी मानकर की जाती थी। याद रखें दोस्तों, की जाती थी, ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ से जो है एक स्वास्तिक चिन्ह भी जो है मिला था। साथ ही स्वास्तिक चिन्ह भी जो है यहीं से मिला है। स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह की यदि बात की जाए तो कौन सा होता है स्वास्तिक चिन्ह? तो दोस्तों स्वास्तिक चिन्ह की यदि बात की जाए तो इस प्रकार जो है, इस प्रकार का कुछ होता है स्वास्तिक चिन्ह। यानी ये स्वास्तिक चिन्ह जो है ये इसके साक्ष्य कहाँ से मिले? तो इसके साक्ष्य मिले हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से। बात करते हैं यहाँ पर मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। मंदिर के साक्ष्य, मंदिर के साक्ष्य मिले सिंधु घाटी से। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए बिल्कुल भी जो है
यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से जो है मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन यहाँ के लोग जो है पूजा करते थे, पेड़, पशु, सांप और मातृ देवी की जो है पूजा करते थे और स्वास्तिक चिन्ह की जो है पूजा करते थे। यहाँ के लोग जो है, यहाँ की दोस्तों लिपि लिख लेते हैं, यानी लिपि कैसी थी यहाँ की, भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक, याद रखें दोस्तों, भाव चित्रात्मक जो है यहाँ की लिपि थी। और बात करते हैं यहाँ के लोग व्यापार काय का करते थे, व्यापार आयात निर्यात का, याद रखें दोस्तों, आयात निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो है बिजनेस करते थे, यानी अपना माल जो है बाहर भी भेजते थे और बाहर से जो है माल मंगाते भी थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और यहाँ के लोग जो है मीठे में किसका प्रयोग करते थे, जिस प्रकार आज के समय में हम मीठे के लिए रसगुल्ले, बर्फी वगैरह का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग जो है मीठे में शहद का प्रयोग करते थे। किसका दोस्तों, शहद का प्रयोग करते थे, काय का, शहद का जो है प्रयोग किया जाता था। अब यहाँ पर जो है दोस्तों बंदरगाह की बात की जाए, यानी यहाँ पर एक बंदरगाह पड़ता था सिंधु घाटी सभ्यता में, जिसके द्वारा जो है यहाँ के लोग क्या करते थे, आयात निर्यात का बिजनेस करते थे, यानी अपना माल जो है बोट यानी नाव के द्वारा भेजा जाता था और नाव के द्वारा जो है बाहर से यानी विदेशों से जो है माल मंगाया जाता था। तो ये बंदरगाह कौन सा था, तो इसको देखेंगे, बंदरगाह था लोथल। बंदरगाह बोले तो पोर्ट, तो कौन सा बंदरगाह था दोस्तों, लोथल बंदरगाह था। लिखेंगे यह है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था, यह है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह है, याद रखें दोस्तों, सबसे बड़ा बंदरगाह था। अब ये जो बंदरगाह है लोथल, ये कहाँ पे पड़ता है, ये गुजरात राज्य में है, भोगबा नदी के किनारे पर। कहाँ पे दोस्तों, भोगबा नदी के किनारे पर। 1954 में इसको खोजा गया था, एहसास साहब के द्वारा जो है इसको खोजा गया था दोस्तों। एक बंदरगाह और पाया गया है, कहाँ पे, यानी एक बंदरगाह और है सुरकोटदा, सुरकोटदा, ये भी कहाँ पे, ये भी जो है गुजरात में है, ये सादीकोट नदी के किनारे पर था। किसके दोस्तों, सादीकोट नदी के किनारे पर था। अब बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है कितने टीलों में विभाजित थी, सिंधु घाटी सभ्यता जो है दोस्तों 2 टीलों में विभाजित थी, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले पर जो है सरदार और राजा जो है रहते थे, और पूर्वी टीले की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है सामान्य लोग जो है रहते थे। कौन से दोस्तों, सामान्य लोग जो है रहते थे। लेकिन धोलावीरा जो है पूरी सिंधु घाटी का एकमात्र ऐसा स्थल है जो कि 3 टीलों में जो है विभाजित था। 3 टीलों से मतलब यानी पश्चिमी टीले पर राजा और सरदार रहते थे, मध्य टीले पर सिपाही यानी सैनिक रहते थे, और पूर्वी टीले की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर जो है सामान्य लोग जो है रहते थे। और इस धोलावीरा स्थल को जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है 2021 में 40वें स्थान के रूप में जो इसको शामिल किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों, अब इसको भी यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता 2 टीलों में विभाजित थी, 2 टीलों में जो है विभाजित थी। तो ये 2 टीले देख लेते हैं। ये था दोस्तों पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला था ये। और ये कौन सा था, ये था पूर्वी टीला, ये था दोस्तों पूर्वी टीला। और यहाँ पर कौन रहता था, राजा या सरदार, और यहाँ पे दोस्तों सामान्य लोग। यहाँ पे कौन रहते थे, पूर्वी टीले पर, पूर्वी टीले पर जो है सामान्य लोग जो है रहते थे। अब यहाँ पर बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। धोलावीरा एकमात्र स्थल है जो 3 टीलों में विभाजित था। तो ये कौन कौन से टीले थे, इनको देख लेते हैं। ये 3 टीलों में जो है विभाजित था। तो ये 3 टीले कौन कौन से, तो इनको जो है हम यहाँ पे एक बार देखेंगे कौन कौन से 3 टीले थे। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। तो ये 3 टीले थे। पहला था दोस्तों पश्चिमी टीला, पश्चिमी, ये था दोस्तों मध्य टीला, और ये था पूर्वी
टीला। अब यहाँ पर कौन कौन लोग जो है रहते थे? पश्चिमी टीले की यदि बात की जाए तो राजा ये और सरदार लोग जो है रहते थे। और मध्य टीले की बात की जाए तो सिपाही रहते थे। और पूर्वी टीले की बात की जाए तो सामान्य लोग रहते थे। कौन दोस्तों? सामान्य लोग जो है रहते थे। और इस धौलावीरा को जो है धौलावीरा जो है एकमात्र नगर है जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 2021 में 40वें स्थान के रूप में जो है शामिल किया गया था। तो इसको जो है यहाँ पे हम लिख लेते हैं धौलावीरा एकमात्र नगर है जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 2021 में 40वें स्थल के रूप में शामिल किया गया था। याद रखिए दोस्तों, शामिल जो है किया गया था इसको। अब बात आते हैं यहाँ की मुख्य फसलें। दोस्तों एक बार इसका पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद इनकी मुख्य फसलें वगैरह जो है देखेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर बात आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जो आज की हमारी पहली क्लास थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता थी। और यहाँ के समाज की यदि बात की जाए तो यहाँ का समाज था मातृ सत्तात्मक, यानी घर परिवार में जो है बड़े फैसले लेने का अधिकार जो है माता को होता था। और यहाँ के लोग जो है पूजा करते थे। पूजा किसकी करते थे? पेड़ की पूजा करते थे, पशु की पूजा, सांप की पूजा, मातृ देवी की पूजा, धरती की पूजा जो है उर्वरता की देवी मानकर जो है की जाती थी। और स्वास्तिक चिन्ह की पूजा की जाती थी। और जो ये स्वास्तिक चिन्ह है इसके एविडेंस यानी साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो है मिले हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मंदिर के साक्ष्य पाए गए थे सिंधु घाटी सभ्यता में, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए नहीं। जो है यहाँ पर मंदिर के साक्ष्य जो है नहीं पाए गए थे। यहाँ की लिपि की यदि बात की जाए तो भाव चित्रात्मक यहाँ की लिपि थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि यानी कैसी थी? तो यहाँ की लिपि थी दोस्तों भाव चित्रात्मक। और यहाँ के लोग जो है व्यापार करते थे, आयात निर्यात का यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस जो है करते थे, यानी विदेशों से जो है माल मंगाते थे और विदेशों को जो है अपना माल भेजते थे यहाँ के लोग। और ये मीठे में किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। जैसे वर्तमान में आज के समय हम लोग मीठे में किसका? नई से नई मिठाइयों का यानी स्वीट्स का जो है प्रयोग करते हैं। रसगुल्ले, बर्फी, बालूशाही, रसमलाई, इन चीज़ों का हम आज के समय में जो है प्रयोग करते हैं। लेकिन इस समय के लोग जो है मीठे में किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग जो है करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो है बंदरगाह था एक लोथल, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। कहाँ पे दोस्तों? गुजरात में। और यहाँ पर एक बंदरगाह और था सुरकोट था, ये भी कहाँ पर था दोस्तों? ये भी गुजरात में था। तो ये आपको पता होना चाहिए। और सिंधु घाटी सभ्यता 2 टीलों में विभाजित थी। कौन कौन से 2 टीले थे? पहला था दोस्तों पश्चिमी टीला, दूसरा था पूर्वी टीला। पश्चिमी और पूर्वी टीले में क्या फ़र्क है? यानी जो पश्चिमी टीला था यहाँ पर राजा और सरदार लोग रहते थे, जो पूर्वी टीला था और यहाँ पर जो है सामान्य लोग जो है रहते थे। अब सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल धौलावीरा ऐसा है जो कि 3 टीलों में विभाजित था। कौन कौन से 3 टीले थे? पश्चिमी टीला, मध्य टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले पर राजा सरदार रहते थे, मध्य टीले पर सिपाही और सैनिक, और पूर्वी टीले पर जो है सामान्य लोग जो है रहते थे। अब दोस्तों धौलावीरा जो है एकमात्र ऐसा नगर है जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है 2021 में 40वें स्थल के रूप में जो है शामिल किया गया था। याद रखेंगे। अब दोस्तों इनकी मुख्य फसलों की यदि बात की जाए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य फसलें कौन कौन सी थी? गेहूँ और जौ जो है इनकी मुख्य फसलें थीं। और साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जो है 9 फसलों का ज्ञान था, यानी 9 अलग अलग फसलों का जो है ज्ञान यानी जानकारी थी। यहाँ के लोग कैसे वस्त्र पहनते थे? सूती एवं ऊनी वस्त्र पहनते थे। और यहाँ के लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि दोस्तों इस समय जो है लोहे की खोज नहीं हुई थी, बल्कि कांसे का प्रयोग होता था सिंधु घाटी सभ्यता में। लोहे का प्रयोग जो है वैदिक काल में होगा। याद रखें दोस्तों, कब होगा? वैदिक काल में, जिसके एविडेंस यानी साक्ष्य जो है यूपी के एटा में अतरंजी खेड़ा पड़ता है, वहाँ से जो है इसके एविडेंस यानी साक्ष्य मिलेंगे लोहे के। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जो है 9 फसलों का ज्ञान था। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। तो दोस्तों पहले इन पॉइंटों को लिख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। तो एक एक करके इन पॉइंटों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मुख्य फसलें यानी
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य फसलें, मुख्य फसलों की यदि बात की जाए तो मुख्य फसलें जो हैं कौन कौन सी थी? गेहूं और जौ, गेहूं एवं जौ मुख्य फसलें थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की। साथ ही दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को 9 फसलों का ज्ञान था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को 9 फसलों का ज्ञान था। 9 फसलों का ज्ञान था, ये भी आपको अच्छे से जो है याद रखना है। 9 फसलों का जो है ज्ञान था। बात आती है दोस्तों यहाँ के लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। याद रखें दोस्तों, नहीं थे। सिंधु घाटी लोग जो है लोहे से परिचित जो है नहीं थे। और यहाँ के लोग जो है तलवार का प्रयोग करते थे। आपका राइट आंसर होना चाहिए नहीं करते थे, क्योंकि जब लोहा नहीं था तो लोहे की तलवार बनाने के लिए जो है दोस्तों, तलवार बनाने के लिए जो है सबसे उपयुक्त धातु लोहा ही जो है माना जाता है। तो लोहे का जब प्रयोग ही नहीं होगा, जब यहाँ पर लोहे का प्रयोग ही नहीं होता था, यानी अभी तक जो है लोहे की खोज जो है नहीं हुई थी। तो लिखेंगे यहाँ के लोग जो है तलवार से परिचित नहीं थे, यानी यहाँ के लोग तलवार का प्रयोग नहीं करते थे। याद रखें दोस्तों, यानी यहाँ के लोग जो है तलवार का प्रयोग जो है नहीं करते थे। यहाँ पर बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ये दोस्तों यहाँ पे और लिख लेते हैं एक पॉइंट, यानी यहाँ के लोग जो है कैसे वस्त्र पहनते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे वस्त्र पहनते थे? ऊनी एवं सूती। याद रखें दोस्तों, ऊनी एवं सूती वस्त्र जो है पहना करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। इनकी मुख्य फसलों की बात करते हैं तो गेहूं और जौ इनकी मुख्य फसलें थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को 9 फसलों का ज्ञान था। कितनी? 9 फसलों का ज्ञान था। यहाँ के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। यहाँ के लोग तलवार का प्रयोग नहीं करते थे। कैसे वस्त्र पहनते थे? ऊनी एवं सूती वस्त्र पहनते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार की यदि बात की जाए तो सबसे भौगोलिक विस्तार से क्या मतलब होता है? भौगोलिक विस्तार से मतलब होता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है, सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है और सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है। तो इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, सबसे उत्तरी स्थल है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे पर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? सुदकांगीडोर है, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, दास्क नदी के किनारे पर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल की यदि बात की जाए आलमगीरपुर है, जो कि यूपी के मेरठ में पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे पर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु की बात की जाए तो दैमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में है। कहाँ पे दोस्तों? महाराष्ट्र में है और परबरा नदी के किनारे पर, यानी परबरा नदी के किनारे पर जो है स्थित है। तो इन सभी को अब यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। तो न्यू पेज लेंगे, हेडिंग डाल देते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। तो सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार की यदि बात की जाए तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। भौगोलिक विस्तार, तो दोस्तों ये वाला कौन सा हिस्सा? ये है नॉर्थ, ये हो जाता है ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऊपर वाला हिस्सा देख लेते हैं, मांडा, यानी सबसे ऊपर पड़ता है मांडा, यानी सबसे नॉर्थ में, यानी सबसे उत्तरी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। मांडा कहाँ पे पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे पर। कहाँ पे दोस्तों? चिनाब नदी के किनारे पर। अब सबसे पूर्वी स्थल की यदि बात की जाए आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो है सबसे पूर्वी स्थल है। कहाँ पे पड़ता है? मेरठ यूपी में। याद रखें दोस्तों, मेरठ यूपी में पड़ता है। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे पर पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? हिंडन नदी के किनारे पर जो है पड़ता है। अब आते हैं सबसे पश्चिमी स्थल, सुतकांगेडोर।
सूतकांगे डोर की बात की जाए तो सबसे पूर्वी स्थल है कहाँ पे है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। किस नदी के किनारे पर है दोस्तों? दास्क नदी के किनारे पर। दास्क नदी के किनारे पर पड़ता है दोस्तों सूतकांगे डोर। और इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये लोकेशन कहाँ पे है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। सबसे दक्षिणी स्थल की यदि बात की जाए, दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? महाराष्ट्र में पड़ता है, प्रवरा नदी के किनारे पर। कहाँ पे दोस्तों? प्रवरा नदी के किनारे पर। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार की यदि बात की जाए, सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, तो सबसे उत्तरी स्थल है मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे पर। सबसे पश्चिमी स्थल है सूतकांगे डोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में दास्क नदी के किनारे पर। सबसे पूर्वी स्थल की बात की जाए तो आलमगीरपुर है, जो कि मेरठ के यूपी में है, यानी यूपी के मेरठ में है दोस्तों, हिंडन नदी के किनारे पर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है दैमाबाद, महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे पर। कहाँ पे दोस्तों? महाराष्ट्र में जो है प्रवरा नदी के किनारे पर स्थित है। अब देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में किसके बारे में जानेंगे? हड़प्पा के बारे में जानेंगे, जिसकी खोज 1921 में की गई थी। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे पर? रावी नदी के किनारे पर। किसने इसकी खोज की थी? दयाराम साहनी के द्वारा जो है इसकी खोज जो है की गई थी। इन सभी के बारे में जो एक एक करके यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। फिर देखेंगे दोस्तों मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज की बात की जाए तो 1922 में इसकी खोज हुई थी। किसने? लाखलदास बनर्जी के द्वारा खोज की गई थी। कहाँ पे? पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे पर है? सिंधु नदी के किनारे पर। चनोदड़ो की यदि बात की जाए तो इसकी खोज मजूमदार ने की थी। मजूमदार ने इसकी खोज की थी 1931 में, लेकिन 1935-36 में जो इसकी खुदाई की गई थी अर्नेस्ट मैके के द्वारा। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे पर। धौलावीरा की यदि बात की जाए तो इसकी खोज किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट या RS बिष्ट व JP जोशी यानी जगपति जोशी ने जो है इसकी खोज की थी। कब? 1967-68 में इसको खोजा था धौलावीरा को। कहाँ पर है? गुजरात में, लूनी नदी के किनारे पर। लोथल की यदि बात की जाए तो लोथल को जो है एहसास के द्वारा खोजा गया था 1954 में। कहाँ पे है? गुजरात में और भोगबा नदी के किनारे पर। साथ ही दोस्तों यहाँ पे नोट करके डाल लेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था बनावली की यदि बात करते हैं तो इसको किसने खोजा था? इसको रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा खोजा गया 1973 में इसको खोजा गया था। कहाँ पे? हरियाणा में, नदी सरस्वती नदी के किनारे पर था। तो अब इनको एक एक करके जो यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के हेडिंग डाल देते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल की यदि बात की जाए तो इन सभी स्थलों को हम यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे दोस्तों हड़प्पा। हड़प्पा स्थल। हड़प्पा की यदि बात करते हैं तो इसकी खोज किसने की थी? 1921 में इसको खोजा गया था। लिखेंगे 1921 में इसकी खोज हुई थी दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। कहाँ पे दोस्तों? पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे पर। कहाँ पे दोस्तों? रावी नदी के किनारे पर है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो की बात आती है। मोहनजोदड़ो की बात आती है तो इसको जो है 1922 में खोजा गया था। क्यों दोस्तों 1922 में खोजा गया था? लाखलदास बनर्जी के द्वारा। राखलदास बनर्जी के द्वारा जो है इसको खोजा गया था। कहाँ पे दोस्तों? ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? ये भी जो है पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में पड़ता है। ये भी किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे पर है। सिंधु नदी के किनारे पर है। मोहनजोदड़ो के बाद कौन सा आता है? मोहनजोदड़ो के बाद आता है दोस्तों चनहुदड़ो। चनहुदड़ो को किसने खोजा था? मजूमदार ने जो है खोजा था चनहुदड़ो की बात की जाए तो इसको जो है कब खोजा गया था? इसको 1931 में खोजा गया था। लिखेंगे 1931 में खोजा गया था। किसके द्वारा? मजूमदार के द्वारा। लिखेंगे NG मजूमदार।
मजूमदार के द्वारा जो है इसको खोजा गया था। और साथ ही दोस्तों 1935 में 35-36 में इसकी खुदाई हुई थी। 35-36 में खुदाई मैके के द्वारा जो है खुदाई की गई थी। और यदि बात करते हैं ये चनोदड़ो कहाँ पे दोस्तों, पाकिस्तान में। कहाँ पे दोस्तों, पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे पर है दोस्तों, सिंधु नदी के किनारे पर। कहाँ पे दोस्तों, सिंधु नदी के किनारे पर है। अब बात करते हैं दोस्तों धोलावीरा की। धोलावीरा को किसने खोजा था, तो धोलावीरा की बात करते हैं। धोलावीरा को जो है कब खोजा गया था, धोलावीरा को खोजा गया था 1967-68 में। 1967-68 में खोजा गया था। किसके द्वारा, RS बिष्ट और JP जोशी के द्वारा जो है खोजा गया था। RS बिष्ट व JP जोशी के द्वारा खोजा गया था। किसके दोस्तों, JP जोशी के द्वारा जो है खोजा गया था। कहाँ पे है, गुजरात में। धोलावीरा कहाँ पे है, गुजरात में। किस नदी के किनारे पर है, लोनी नदी के किनारे पर है। किस नदी के किनारे पर है दोस्तों, लोनी नदी के किनारे पर है। अब आते हैं दोस्तों लोथल की बात करते हैं। लोथल कहाँ पे है, लोथल पड़ता है गुजरात में। किसने खोजा था, एहसास लाभ के द्वारा। भोगबा नदी के किनारे पर 1954 में खोजा गया था लोथल। 1954 में किसने दोस्तों, एहसास लाभ के द्वारा। SR लाभ के द्वारा खोजा गया था। कहाँ पे है, किसके द्वारा खोजा गया था दोस्तों, एहसास लाभ के द्वारा। कहाँ पे है, गुजरात में है। बंदरगाह है लोथल, भोगबा नदी के किनारे पर। भोगबा नदी के किनारे पर है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम नोट करके लिख लेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह है। याद रखें दोस्तों, सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों बनावली। बनावली की यदि बात करते हैं तो बनावली कहाँ पे है, बनावली को कब खोजा गया था, 1973 में। बनावली को जो है 1973 में खोजा गया था। किसने, RS बिष्ट के द्वारा। किसने दोस्तों, RS बिष्ट के द्वारा जो है खोजा गया था। कहाँ पे, हरियाणा में है। कहाँ पे है दोस्तों, हरियाणा में, सरस्वती नदी के किनारे पर। कहाँ पे दोस्तों, सरस्वती नदी के किनारे पर। यह आपको याद रखना है। 1973 में इसको खोजा गया था लविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा, हरियाणा में और सरस्वती नदी के किनारे पर। अब इसका एक बार हम रिवीजन करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की यदि बात की जाए तो कहाँ पे है दोस्तों, हड़प्पा को जो है 1921 में खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा, पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे पर। मोहनजोदड़ो 1922 में खोजा गया था लाखलदास बनर्जी के द्वारा, पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे पर। चनोदड़ो 1931 में खोजा गया था मजूमदार के द्वारा, और 1935-36 में जो है इसकी खुदाई हुई थी अर्नेस्ट मेके के द्वारा। कहाँ पे, पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे पर। धोलावीरा की यदि बात करते हैं तो 1967-68 में रविंद्र सिंह बिष्ट व JP जोशी के द्वारा खोजा गया था, गुजरात में लूनी नदी के किनारे पर। लोथल 1954 में खोजा गया था एहसास लाभ के द्वारा, गुजरात में भोगबा नदी के किनारे पर। नोट करके लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, लोथल है। याद रखें दोस्तों, सबसे बड़ा बंदरगाह है लोथल। ये आपको याद रखना, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, लोथल। बनावली की बात करते हैं तो 1973 में इसको खोजा गया था RS बिष्ट यानी रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसको खोजा गया था, हरियाणा में सरस्वती नदी के किनारे पर। तो दोस्तों आज की क्लास का हमारा जो है समय समाप्त हो चुका है, और इससे आगे के जो टॉपिक यानी स्थल बचे हैं उनको जो है कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।